नत्वाजेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरक्षते स्वल्पधियानिकाय। मोक्षार्थियों, बड़े अजीब गणित है लौकिक मार्ग के और लोकोत्तर मार्ग के। लोकोत्तर मार्ग का तात्पर्य धर्म मार्ग। जब संसार और मोक्ष है ही तद्दन जुदी वस्तुएं, तो उनके कारण तद्दन जुदे कैसे नहीं होंगे। देखो विचित्रता, लोक में जो जो उपाय अमीर होने के बताए जाते हैं अथवा अमीर होने की चाह लौकिकता में, लोकोत्तर मार्ग में गरीब और कंगाल होने की चाह है। क्योंकि परद्रव्य को तुमने अपना चाहा, ये मुझे मिले ऐसा चाह, और इस लोभ प्रवृत्ति से मिलेगा कुछ नहीं, जाओगे और गर्त में बहुवारम बहुपरिग्रह से नरक की आयु मिलती है जहाँ पर कुछ भी नसीब नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में कहा है, वेदों में भी कहा है, जो लोक में जागता है वो धर्म मार्ग में सोता है, अथवा जो व्यवहार में जागता है वो निश्चय में सोता है। जो व्यवहार में सो सकेगा वही निश्चय में जाग सकेगा। जितनी जागृति लोक में है ना, इतना आया इतना गया, ये मेरे फूफा लगते, ये मेरे बुआ लगती, या ऐसा वैसा, जितना सजग और सावधान आप लोक में है, लोकोत्तर मार्ग में आप फेल हो। ये सब इतना याद रखोगे, इतना स्मरण रखोगे, तुम्हारी गाथा है, उसकी महिमा कदापि आपको वैसी नहीं हो सकेगी। इसलिए भी कहा जाता है, ऑल द पीपल वेल नोन ऑन द अर्थ आर लेस नोन इन द हेवन, एंड ऑल द पीपल लेस नोन on the earth are well known in the heaven। इसलिए मैं कहता हूँ, जो जुड़ता जाता है परमार्थ से वह टूटता जाता है। जो जो हम जुड़ने की कोशिश करते हैं त्यों त्यों हम टूटते जा रहे हैं, और जो जो हम टूटते हैं इस दुनिया जगत से अलग थलग करने में समर्थ होते हैं, त्यों त्यों हमारा निर्माण होने लगता है, एंड वी फॉर्म आवरसेल्व्स। जो जो हम टूटते हैं परमार्थ में, त्यों त्यों हम जुड़ने लगते हैं। इसीलिए जो लोक व्यवहार में जुड़ता है अनेकता को प्राप्त होता है, दोपने को प्राप्त होता है, वह अशुद्धता को प्राप्त होता है, वह विभाव परिणमन है। मेरा एक प्रश्न है आपको बच्चों, सीता जब 16 स्वर्ग का प्रतीन्द्र बनी तब अपने पूर्व पति, गृहस्थावस्था के पति, पूर्व भाव के रामचंद्र जी जो साधना में मस्त थे, आज मुनि अवस्था में मुनि बन गए थे रामचंद्र जी, तो सीता ने आकर उन्हें खूब डिगाने की कोशिश की। क्यों? साथ में मोक्ष जाएंगे। ऊपरी तौर पर कैसे लग रही है ये भावना? कैसे लग रही है? राग की भावना। ऊपरी तौर पर लग रहा है मोक्ष में ही जाने की बात कर रहे, कहा बुरी बात कर रहे।
लेकिन जहाँ साथ की भावना है वो मोक्ष की भावना कैसे हो सकती है? वो संसार की ही भावना होगी। इसलिए 12 भावनाओं में एकत्व भावना का चिंतन है, दोपने की भावना का चिंतन, साथ साथ की भावना का चिंतन नहीं बताया है, जो संसार की भावना है। एनीवे, निष्कर्ष मेरा इतना ही है बच्चों, जो जुड़ता है वह शुद्धता को प्राप्त होता है। प्रकरण की तरफ थोड़ा फोकस्ड रहना, चुस्त, ज्यादा चुस्त और अति चुस्त रहना। मैंने कल कहा था पुद्गल भी जुड़ता है, जीव भी जुड़ता है। इस विधि से दोनों अशुद्धता को प्राप्त होते हैं। बट जीव 2 प्रकार से अशुद्ध होता है बच्चों, 2 प्रकार से बंधता है। एक तो फिजिकली और एक तो साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली, मानसिक स्तर पर। पुद्गल केवल फिजिकल बॉन्ड करता है, साइकोलॉजिकल मेंटल बॉन्ड पुद्गल कर नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंड ही नहीं है। पुद्गल की इसीलिए कुछ हानि नहीं है। परमाणु का परमाणु के साथ जुड़ना और स्कंद रूप होना, कहने को उसे विभाव पर्याय हमने कहा, अशुद्ध परिणमन कहा, पर इतने मात्र से उसे संसार भी तो नहीं कहा, दुख रूप दुख का कारण भी तो नहीं कहा, और उसे कोई जरूरी भी नहीं है फिर से परमाणु रूप में बने या तो न बने, उसके लिए कोई दुख सुख का कारण भी नहीं है, सुख दुख उनमें गुण भी नहीं है। जीव 2 प्रकार से बंधता है। एक तो फिजिकल बॉन्ड, द्रव्य कर्म से बनता है, शरीर के पिंजरे में बंधा है, नो कर्म से बनता है, ये फिजिकल बॉन्ड्स उसके। एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड्स, मेरे मम्मी पापा के बिना मैं कैसे जी सकूंगा, ऐसी जो पामर मान्यता है, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के बिना रह न पाए, ऐसा है नहीं। बट मान्यता में तो कोई भी किसी को कुछ भी माने, कोई भी किसी के बिना अपना अस्तित्व न माने, यह साइकोलॉजिकल बॉन्ड है उसका, एब्स्ट्रैक्ट बॉन्ड जिसे मैं कहूँगा, भाव के स्तर पर यह बॉन्ड है। एनीवे बच्चों, और एक महत्वपूर्ण बात करूंगा, फिर मैं एक्सरसाइजेस की ओर आगे बढ़ूंगा। जो पुद्गल का अशुद्ध परिणमन की कल मैंने बात कही थी, स्कंद स्कंद, इसीलिए कल कहा जा रहा था स्कंद के सभी पर्याय विभाव पर्याय। यदि स्कंद के आकार की बात करते हो तो विभाव व्यंजन पर्याय, यदि स्कंद के आप स्पर्श आदि गुणों के पर्याय की बात करते हो तो विभाव अर्थ पर्याय। आपको और एक बात पता होना चाहिए, आज जरूरी लगा, क्योंकि हम अभी बहुत गहरे सागर में डुबकियां लगाने वाले हैं। मैं नहीं जानता कितने जन फड़फड़ाएंगे, बट इसीलिए पहले ही तैयारी आपकी बनी रहे। जो परमाणु होता है ना बच्चों, परमाणु, उसका जो स्पर्श गुण है ना, वो या तो ठंडा हो सकता है या तो गर्म, या तो रूखा हो सकता है या चिकना, बट हल्का भारी, कड़ा और नरम, ये अवस्था, ये पर्याय परमाणु में नहीं होती कभी भी। क्योंकि परमाणु जब दूसरे परमाणु से बंधेगा तभी तो हल्का भारी पने का और कड़ा नरम पने का व्यवहार चालू होगा। इसका मतलब ये व्यवहारिक धर्म है, परमार्थ से नहीं है। इसका मतलब परमाणु के ये पर्याय होती नहीं है, ये स्कंद की पर्याय होती है। परमाणु में जो पर्याय नहीं वो स्कंद में कैसे हो गई? इसी को सापेक्षिक धर्म भी कहीं कहीं कहते। अब मैं लगाता हूं डुबकी, आपकी तैयारी हो तो मुझे कंफर्मेशन के रूप में हाथ ऊपर करके दिखा देना।
आप सबको साथ लेकर चलना मेरा फर्ज भी है और मेरी फर्ज से ज़्यादा मेरी भावना भी है। कहते ना, आज का तो स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरे साथ साथ चलते रहो। पहला प्रश्न, आपको कुछ पूछना है, पूछिए। देखो, परमाणु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण है। जैसे रस गुण है परमाणु का, वह खट्टा, मीठा, कसायला, चरपरा, कड़वा कुछ भी हो सकता है 5 में से। और सो ही स्कंद का रस गुण की पर्याय में हो सकता है ये सब। गंध पर्याय में सुगंधा तो दुर्गंध परमाणु में हो सकता है, सो स्कंद में हो सकता है। बट स्पर्श गुण की अपेक्षा थोड़ा सावधान। स्पर्श गुण की 8 पर्याय कही है कहने को। ठंडा, गरम, स्निग्ध, रुक्ष, जिसे रूखा चिकना मैं कह रहा था। कड़ा, नरम, हल्का, भारी। 8 पर्याय कही है कहने को स्पर्श गुण की। उद्गल की, उद्गल नहीं होता है। बट ये 8 पर्याय है, परमाणु में नहीं पाई जाती है। परमाणु में हल्का, भारी, कड़ा, नरम ऐसे कोई भेद कभी भी नहीं होते। ये स्कंद में ही व्यवहार होता है कि यह हल्का है कि भारी है। नहीं तो परमाणु अलोन में क्या हल्का और क्या भारी। देखो, जैसे जीव है, सिद्धावस्था में विराजमान जीव है महावीर का, वो हल्का है कि भारी है। आज तक कहीं ग्रंथों में पढ़ने मिला आदिनाथ भारी थे और ये हल्के हैं। हल्का भारी पने का व्यवहार तब हो सकता है जब सशरीरी अवस्था हो, तब तो हो सकता है ये 50 किलो के और ये 60 किलो के। जब संपृक्त हो, जब कांटेक्ट में आए दो द्रव्य, तब तो ये व्यवहार संभव है हल्का भारी पने का। अलोन अकेले द्रव्य में हल्का भारी पने में इट डजंट मेक एनी सेंस। जैसे जीव में है वैसे परमाणु में है। इसलिए परमाणु में रूखा या चिकना इन दोनों में से एक, और ठंडा गर्म इन दोनों में से एक। इस प्रकार 4 में से 2 ही पर्याय पाई जा सकती है। चारों पर्याय 8 में से वो स्कंद में ही संभव है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ग्रेट, ग्रेट, नाइस, 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 बहुत अच्छा। अब मैं छलांग लगाऊं। अभी आगामी आज पीरियड में मैं काफ़ी सारे उदाहरण आपके बीच में लूँगा। शायद उत्तर आप किसी का न दे सको, मेरा सब जगह ध्यान रहता है, सब जगह। अब थोड़ा मार्क करके रखिए, दैट इज इनफ फॉर। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी आज, क्योंकि सेशन कल भी चलेगा क्वेश्चन आंसर का। उसमें शायद आपको प्रश्न उत्तर मिलने के अवसर मिलेंगे। आज थोड़ा हिंट आपको मिलेगा। काफ़ी प्रश्न मैं रस्साकशी के रूप में कराऊंगा, जिससे आपको व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने होगा। बोलिए। अभी जैसे भूगोल की 8 पर्याय होती है, तो वो परमाणु की नदी स्कंद की होती है। तो जो आपने 4 पर्याय बताई, रूखा, चिकना और ठंडा गर्म, इनमें से एक एक होती है। तो मतलब स्कंद को सिर्फ 4 पर्याय, मतलब एक साथ चारों नहीं होती, लेकिन टोटल कितनी होती है स्कंद? देखो, ये युगल है, युगल। ठंडा होगा नहीं तो गर्म होगा, रूखा होगा नहीं तो चिकना होगा, हल्का होगा नहीं तो भारी होगा, कड़ा होगा नहीं तो नरम होगा। युगल में से एक एक ही तो होगा। वही बात मैं कह रहा हूं, स्कंद के स्पर्श गुण के
8 पर्यायों में से कोई भी 4 पर्याय होती है, लेकिन वे होती है। परमाणु में ऐसा नहीं होता। 4 पर्याय में से उनकी 2 ही पर्याय बनी रहती है। युगल में से तो एक ही संभव है। दोनों परस्पर विरोधी कैसे संभव है एक में? वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे ज्ञान भी है और जड़पना भी है, और ऐसा तो होता नहीं है। Anyway, किसी को कोई डाउट? चलिए, प्रश्न 1 ये है, स्वभाव व्यंजन पर्याय के कितने भेद संभव है? इसी प्रश्न को मैं दूसरी स्टाइल में भी आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वभाव व्यंजन पर्याय के कितनी रेंज उनकी क्या संभव है? मैं जीव की ही बात कर रहा हूं फिलहाल। तो पहला प्रश्न, जीव अपेक्षा स्वभाव व्यंजन पर्याय की क्या रेंज हो सकती है, उसका उत्तर मैं यहां से दे देता हूं। सिंपल बात है, स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब सिद्धों का आकार, मतलब सिद्धों के आकार का रेंज चाहिए। और हम जानते सबसे छोटी अवगाहना वाले सिद्ध कुछ कम 3.5 हाथ वाले होते हैं। सबसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध कुछ कम 525 धनुष वाले होते हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिद्धों के कितने आकार हो सकते हैं, प्रश्न ये है। सीधे सिंपल वर्ड्स में, आकार वैसे तो अनंत हो सकते हैं। उस अनंत आकारों में जगन्य तो कुछ कम 3.5 हाथ, उत्कृष्ट तो कुछ कम 550 धनुष, और उसके बीच के जितने भेद हैं वे सब प्रकार के आकार वाले सिद्ध पाए जा सकते हैं। इस प्रकार स्वभाव व्यंजन पर्याय के इतने टाइप्स संभव है। आप अनंत न कहकर असंख्यात लोक प्रमाण, ये कहना मुझे ज्यादा युक्ति संगत लग रहा है, क्योंकि 3.5 भी संख्यात फिगर है, 550 धनुष भी संख्यात फिगर है, तो इसके बीच का पल्ला अनंत कैसे होगा? दैट आई वाज थिंकिंग। तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, स्टार्टिंग विथ कुछ कम 3.5 हाथ, एंडिंग विथ कुछ कम 550 धनुष। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1। इसमें किसी को भी प्रश्न होगा तो आपका दिल से स्वागत है, प्लीज। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण का सीधा अर्थ होता है असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, असंख्यात असंख्यात। ऐसा मैंने एक बार आपको बताया था। लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण के बीच का अंतर मैं बता रहा था आपको। एनीवे, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध आखिर मतलब कितने हाथ होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, विभाव व्यंजन पर्याय कितने प्रकार की संभव है? प्रश्न फिर से, जीव अपेक्षा जीव में, अदरवाइज जीव में विभाव व्यंजन पर्याय के कितने भेद संभव है? उसी को दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं
जीव में विवाह व्यंजन पर्याय की क्या रेंज हो सकती है, कितना वेरिएशन हो सकता है, कितनी भिन्नता हो सकती है। प्रश्न ये है, आई वुड लाइक टू नो फर्स्ट, प्रश्न कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश, अगेन नाउ लेट आई प्लंज इनसाइड। देखिए, हम विवाह व्यंजन पर्याय की बात करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये संसारावस्था की बात है, सिद्धावस्था की अभी बात यहाँ पर नहीं। संसारावस्था में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी, सबसे छोटी अवगाहना किसकी? अवगाहना इज आकार, जो अवगाहना इज आकार। अवगाहना का एक अर्थ समा लेना, ऐसा भी हमने देखा आकाश गुण के विशेष गुण में, जाते अवगाहन तय शुद्ध होए प्राणी, जिसमें प्रवेश करने से अवगाहन का एक अर्थ प्रवेश भी होता है। लेकिन अवगाहन का एक अर्थ आकार भी होता है। ना हम इसकी रेंज को ढूंढ निकालते हैं। सबसे उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की हुआ करती है। ये कौन है महामत्स्य? स्वयंभू रमण समुद्र में हमारा मध्य लोक बच्चों असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरा है। उसमें जो अंतिम समुद्र है दैट इज स्वयंभू रमण समुद्र। उस स्वयंभू रमण समुद्र के बीचों बीच मगरमच्छ रहता है कि विशिष्ट, वह सबसे जाइजेंटिक स्पेसीज कही है उसको। व्हाट इज जाइजेंटिक? सबसे बड़ा क्रिएचर बताया गया है। मतलब उसका आकार सभी जीवों से बड़ा, उसके अवगाहना सभी जीवों से बड़ी। ऑफ कोर्स मैं सांसारिक जीव की बात कर रहा हूँ। बीच में एक फिल्म आई थी, स्टीफन स्पिलबर्ग आई थिंक, जुरासिक पार्क, जिसके 10-20 फिल्म एकदम सुपर डुपर हिट हुई। जानते हो किसने देखी ये फिल्म? जुरासिक पार्क, वेरी फेमस मूवी, एंड आई टू हैव वॉच्ड इट। शायद स्कूल की तरफ से हमको दिखाई गई थी, जो भी हो। उसके गीत गाने तो नहीं बैठा हो, बट बताया जाता था कि जुरासिक पार्क में वो जो डायनासोर नाम की स्पीसीज है, जो एक प्रकार की छिपकली है, वो कितनी बड़ी है, बड़ी की बड़ी जहाजें भी निकल सकती है और क्या क्या कर सकती है। उसको देखकर ही आदमी के होश उड़ जाते हैं। एनीवे, सबसे बड़े अवगाहना, सबसे उत्कृष्ट विभाव व्यंजन पर्याय महामत्स्य की है। वह है 1000 योजन बाय 500 योजन बाय 250 योजन। ये बाय क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ। सेमी इंग्लिश वाले इतना समझते हैं कि नहीं समझते? एक ही जना हाँ कह रहा है। मैथ में अभी सभी जना हाँ डोल रहे। क्या किस्म के बच्चे हैं। अच्छा है, एक जना हाँ बोला। तो कब पढ़ा भैया आपने? 7th में पढ़ा। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 डायमेंशन पढ़ा। एक बच्चा बोल लिया हाँ कह रहा, और बाकी सब देख रहे। अरे मैं तो हैरान हो गया, मैं क्या क्या पढ़ा हूँ। मैथमेटिक्स भी पढ़ा हूँ मैं। ये वो महामत्स्य इस आकार का बताया है। अब 1 योजन मतलब कितना? 1 योजन भी यदि छोटे पैरामीटर का हो तो 4 कोश का, बड़े पैरामीटर का हो तो 2000 कोश का 1 योजन।
4 कोस का भी माने तो 13 किलोमीटर मानना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। ओह 13,000 किलोमीटर लंबा। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, क्या बात है क्या बात है। कितने सारे देश व्याप्त करेगा ये। पूरा अर्थ क्या, मैं ज़्यादा नहीं जानता, ये पूरे आज का मान्य पूरा अर्थ है ये बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कुछ। इतना बड़ा तो अवगाहन है उसकी, इससे बड़ी कोई क्रिएचर नहीं है। इससे विवाह जीव की उत्कृष्ट विवाह व्यंजन पर्याय ये है। अभी जगन्य विवाह व्यंजन पर्याय क्या है उसको सुन लीजिए बच्चों। जीवों में एक निगोदी टाइप के जीव होते हैं, उन निगोदियों में भी एक सूक्ष्म निगोदी होते हैं। अभी सुन लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। Anyway, this is not going to be a part of your exam. This is just to have an exercise to study the topic of विभाव and स्वभाव अर्थ व्यंजन पर्याय। निगोदी का जीव सूक्ष्म निगोदी का जीव लेना है, और वो भी लब्ध्य पर्याप्तक वाला, जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, वो वाला लेना। लब्ध्य पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदी जीव, ये टर्म्स कान पर एक बार पढ़ लेने दो। कान पर पढ़ने से कान में किल नहीं ठुक जाती, और आपको इतना टेंशन का है किसको याद करना। ये जो जीव है बच्चों, इसकी अवगाहना सबसे छोटी कही है, वो कही है घनांगुल के असंख्यातवे भाग। घनांगुल के असंख्यातवे भाग का तात्पर्य सीधा इतना सा है जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता कभी भी। तो कोई माइक्रोस्कोप भी उसको कभी नहीं देख सकेगा, कोई भी दुनिया की मशीन कितनी भी डेवलप्ड उसको कभी देख नहीं सकेगी। ये निगोदी जो मैं कह रहा हूं सबसे छोटी अवगाहना, ये निगोदी भी विशिष्ट लेना है, जो एक मुहूर्त में 6012 भव धारण कर सकता है, वो 6012वां भव लेना है, और उसका तीसरा समय लेना है। दिस विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू यू। वो तीसरे समय में एकदम छोटे आकार में आ जाता है। उसके पूरे लाइफ स्पैन में भी पहले समय में वो आयत आकार होता है, रेक्टेंगुलर, दूसरे समय में वो स्क्वायर के आकार का होता है, तीसरे समय में वो सर्कुलर हो जाता है। तब उसकी अवगाहना सबसे छोटी कही है, उस पर्टिकुलर सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी की भी जो जगन्य अवगाहना कही है, वो भी एक समय के लिए ही की बात है। वो आगे पीछे समयों को आप देखेंगे तो वो जगन्य अवगाहना नहीं होगी, थोड़ी बड़ी होगी। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कितने जन चाहते मैं इसको रिपीट करूं? मैं रिपीट करता हूं। सबसे जगन्य अवगाहना संसारी जीव की मैं बात कर रहा हूं, तभी तो विवाह व्यंजन पर्याय की बात की सार्थकता होगी। सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी की होती है, वो होती है घनांगुल के असंख्यात भाग, और वह होती है उसके एक मुहूर्त में 6012 भव वह धारण कर सकता है। अंतिम भव लेना है 6012वां। उस अंतिम भव में भी तीसरा समय लेना है उसका, तो वो एकदम छोटा आकार उसका होता है। ये जगन्य विभाव व्यंजन पर्याय। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, जीव की
विवाह व्यंजन पर्याय के भेद प्रभेद आपको बताने हैं, जिसमें सबसे जघन्य विवाह व्यंजन पर्याय कही, सबसे उत्कृष्ट विवाह व्यंजन पर्याय कही, और मध्यम भेद इसके बीच के असंख्यात लोक प्रमाण भेद आप समझ सकते हैं। तो इतना वेरिएशन, इतनी भिन्नता हो सकती है विवाह व्यंजन पर्याय में। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स गुड। अभी ज़रूरी नहीं मैं पूछूं तो आपको उत्तर आना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं जो जो कह रहा हूँ उसका थीम आपको पूरे गले उतारना ज़रूरी है। आपको समझने लायक प्रश्न शायद कल आएंगे, तब मैं और बात करूँगा। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेता हूँ। अब हम देखते हैं नारकियों की अपेक्षा विवाह व्यंजन पर्याय क्या? क्वेश्चन 3। इसमें सीधा उत्तर इतना होगा बच्चों, सातवीं पृथ्वी के नारकी की अवगाहना 500 धनुष होती है। पहले पृथ्वी के नारकी की अवगाहना 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल होती है। इसका मतलब नीचे से लेकर सातवीं पृथ्वी से लेकर पहली पृथ्वी तक नारकियों की अवगाहना घटती जाती है। अवगाहना अथवा आकार क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि विवाह व्यंजन पर्याय देख रहे हैं। व्यंजन पर्याय में आकार ही तो देखी जाएगी, और संसार की बात चल रही तभी तो विवाह कहा जा रहा है। नारकियों का मैटर क्लोज। इसके बीच में जो 6 पृथ्वियां है, इसके अवान्तर भेद समझना कैसे यहाँ तक घटता आता है। दिस इज इनफ फॉर नाउ। ना कोई प्रश्न बोलो। पार्डन? इनको कोई सेटिस्फाई करेगा? इनका कोई समाधान करेगा? क्या बात है, देखकर भी नहीं करेंगे? जरा खड़े रहेंगे आप लोग सभी जन। प्रश्नकर्ता के अलावा आप बोलिए आपका प्रश्न। आपका भी हाथ ऊपर था क्या? बोलिए। आई एम रिपीटिंग नाउ। मैं ये कह रहा था बच्चों, सातवीं पृथ्वी में नारकी के अवगाहना 500 धनुष कही है। वही घटते घटते पहली पृथ्वी तक, पहली पृथ्वी के नारकी की अवगाहना 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल इतनी होती है। इस प्रकार यह अवगाहना घटती जाती है। ये हुई नारकियों की बात। अभी कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? शाबाश। मैं आगे बढ़ता हूँ आगे के प्रश्न की ओर। अब मैं देवों में विवाह व्यंजन पर्याय की क्या रेंज हो सकती है? आगे का प्रश्न मेरा ये है, देवों में विवाह व्यंजन पर्याय कितने प्रकार के संभव है? वो भी बड़ा सरल है। हमें भवनवासी से चालू करके सर्वार्थ सिद्धि तक आना है। भवनवासी के देवों की अवगाहना 25 धनुष बताई गई है। वो घटते 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 सर्वार्थ सिद्धि के देवों तक, क्योंकि सबसे नीचे भवनवासी है, फिर व्यंतर, फिर ज्योतिष, फिर वैमानिक। वैमानिक में भी ऊपर एकदम
सर्वार्थ सिद्धि। हम बीच के कोई भेद नहीं है। भुवनवासी एकदम नीचे के देव की अवगाहना अथवा विवाह व्यंजन पर्याय 25 धनुष, ऐसा ही आदित्य भैया। हाँ। और वो घटते घटते सर्वार्थ सिद्धि के देवों में एक हाथ की अवगाहना कही है। इतना छोटा आकार देवों में वहां पर होता है। बीच के जितने भी देव हैं वे इनके बीच का अवगाहना समझ लेना चाहिए। उत्कृष्ट और जगन्य विवाह व्यंजन पर्याय देव अपेक्षा हमने देखी। बोलिए। ये एक हाथ हम जो प्रमाण लेते हैं किसका हाथ? अभी इतना बस है फिलहाल, क्योंकि इसमें बड़ा पेचीला प्रश्न है। ये किसका हाथ लेना है, ये बड़ा पेचीला प्रश्न है। फिर कभी चर्चा भी कर लेंगे हम। साल 6 महीने के बाद कोई अवसर मिला, आई विल ट्राई देयर। अभी मैं इसने में घुसने में ही मैं बड़ा संकोच कर रहा हूँ। लेकिन प्रश्न आपका अच्छा है। मैं आपके एक पॉइंट बढ़ाना चाहूँगा। आगे अब तिर्यंच अपेक्षा सबसे जघन्य विवाह व्यंजन पर्याय, सबसे उत्कृष्ट विवाह व्यंजन पर्याय कोई बोल के दिखाएगा मुझे क्या हो सकती है? देवों और नारकियों की देख लिया, तिर्यंच की क्या हो सकती है? बोलिए। आपने वो मोहम्मद से कहा था ना। मोहम्मद से। और सबसे छोटे तिरंज में आता है निगोदी। हाँ, निगोदी। इन्हें 10 पॉइंट दिए जाए। वारे वारे, शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने जो प्रारंभ में आपको एक कॉमन जीव की अपेक्षा कथन बताया था, सबसे जघन्य और उत्कृष्ट, इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस से वो तिर्यंच अपेक्षा ही कथन था। मजा आ गया यार, तुम तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर गजब हो, गजब। गुड। चौथा प्रश्न, मनुष्य अपेक्षा व्यंजन पर्याय देखेंगे। ऑफ कोर्स मनुष्य अपेक्षा विवाह व्यंजन पर्याय के भेद हम देख रहे हैं। इसमें छोटा सा बनाना हो तो चार्ट बन सकता है। अब देख लीजिए कौन समझता है पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल। आप में से कोई समझता है? सुखमा 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 सभी जानते हैं। सभी जानते। कहाँ से जानते हैं ये? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इतना जोर का अभी इन्होंने बोला, पीछे से आदित्य भैया ने, तो फिर सब चार्ज हो गए। जोर का बड़ा धीरे से झटका लगता है आपको। जोर का झटका धीरे से लगे। मिरिंडा नहीं जानते आप लोग, छोड़िए। अब मनुष्य की अपेक्षा विचार करें। एक ऐड आती थी टीवी में, चलिए कुछ हाथ ऊपर था आपका, किसी का? मनुष्य अपेक्षा 6 काल की मैं बात करूंगा। सुखमा सुखमा कहना आपको ज़्यादा ठीक पड़ेगा कि 1 2 3 4 कहना ठीक लगेगा? ठीक है। अभी 2 धाराएं इसमें बन गई है, तो आई विल ऑप्ट बोथ। सुखमा सुखमा जिसे पहला काल कहते हैं, ऑफ कोर्स अवसर पीढ़ी का। इसमें सबसे उत्कृष्ट अवगाहना जब काल प्रारंभ होता है तो 3 कोश की होती है। उत्तम भोग भूमि के जीव की ऊंचाई कितनी होती है मनुष्यों की बच्चों? 3 कोश। 3 कोश की ऊंचाई का आदमी होता है एक उत्तम भोग भूमि में प्रारंभ में।
जब ये पहला काल खत्म होने को होता है तो उसके उत्कृष्ट अवगाहना, आई एम वेरी सॉरी माय डियर, वेरी सॉरी, उत्कृष्ट अवगाहना 2 कोश होती है। हम ये कह सकते हैं जो दूसरा काल प्रारंभ होगा सुखमा वाला, मध्यम भोग भूमि वाला, उसकी उत्कृष्ट जब वो चालू होगा उसका उत्कृष्ट अवगाहना 2 कोश की होगी। और उतरते उतरते जब सुखमा काल एंड होने को होगा तो उत्कृष्ट अवगाहना 1 कोश की पाई जाएगी। वो जगन्य अवगाहना, सॉरी जगन्य अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना जब वह एंड होने को होगा दूसरा काल। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो तो आप सीधा एक काम करिए, आप सीधा सुखमा के आगे 3 कोश लिखिए, सुखमा के आगे मतलब दूसरे काल के आगे 2 कोश लिखिए, तीसरे काल के आगे 1 कोश लिखिए, चौथा काल जो कर्म भूमि का होता है, दुखमा सुखमा काल होता है, उसमें उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होती है। तो 525 धनुष वाले कैसे निर्वाण को प्राप्त हो गए? अरे वे भोग भूमि में हो गए ना, पहले ही हो गए कर्म भूमि के पहले, इसीलिए तभी तो कहा जाता है आदिनाथ पूर्व में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। पंचम काल में सबसे उत्कृष्ट अवगाहना 7 हाथ की होती है बच्चों। छठवें काल में उत्कृष्ट अवगाहना 2 हाथ की होती है। वो घटते घटते 1 हाथ के मनुष्य रह जाते हैं। जिस दिन छठवें काल का अंतिम दिन होगा उस दिन के मनुष्य 1-1 हाथ के दिखेंगे आपको। ऐसे नहीं बच्चे बच्चे होंगे रोते रोते, ऐसा नहीं। सूट बूट टाई वाले भी वो 1 ही हाथ के होंगे, हालांकि सूट बूट टाई कुछ नहीं होगा उनके पास पहनने को। तो ये हो गई मनुष्य की अवगाहना, 3 कोश से लेकर 1 हाथ तक की इनकी विवाह व्यंजन पर्याय। ये आज हमने जीव की अपेक्षा व्यंजन पर्याय की चर्चा की है। स्वभाव व्यंजन पर्याय की भी चर्चा की प्रारंभ में, फिर विवाह व्यंजन पर्याय की भी। फॉर टुडे बोलिए 3 कोश मतलब कितना? वैसे मैं अभी ये कह रहा था बच्चों, 4 कोश का मैंने 13 किलोमीटर बताया। कितना? 13 किलोमीटर। तो 3 कोश का आपको लगा लेना चाहिए। कितना लगेगा? 39 लगभग 9 किलोमीटर निकलेगा, 9-10 है ना, लगभग 9-10 किलोमीटर निकल आएगा। आप देख लेना चाहिए। हाँ, इतनी ऊंचाई मनुष्य की होती है उस समय। इसलिए जो प्रवेश द्वार जो प्राचीन देखे कि वेशी वगैरे, वेशी म्हणतात त्याला, प्रवेशद्वार असतात गावाचे पुराने, तो एकदम बड़े बड़े दरवाजे रहते हैं। किले वगैरह के दरवाजे आप देखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे। तो पहले ऐसे अवगाहना हुआ करती थी। आज भी कहीं गड़े डेड बॉडीज के फॉसिल्स मिलते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना दिखती है उनकी, तो उससे ख्याल में आता है हाँ इतनी बड़ी अवगाहना रही होगी। जैसे जैसे काल मतलब जैसे पहले काल होता है, दूसरा काल होता है, तो मनुष्य के अवगाहना घटती जाती है। तो क्या पृथ्वी छोटी होती है बड़ी होती है? नहीं, पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही रहती है। तो फिर इतने बड़े बड़े लोग कैसे आते हैं? आ जाते हैं। अभी भी कितनी पृथ्वी खाली पड़ी है, उसमें क्या बात है, बैठ जाइए सभी, हो जाता है, ये सब हो जाता है। और वो पृथ्वी ये वाली नहीं होती कि जम्बूटी पूरी पूरी 2.5 द्वीप वाली। चलिए अभी टाइम है आपके पास, मैं पुद्गल की ओर बढ़ लेता हूँ। पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर है, मैं व्यंजन पर ही बात करता हूँ। इसका उत्तर आप दे सकेंगे शायद। पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर क्या हो सकती है, क्या होती है?
इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन थी। बताओ युवराज, परमाणु का आकार कितना? इन्हें 2 पॉइंट दे दो। कितना कहना पड़ेगा? कुछ भी फेंकते हो यार, ये फेंका फेंकी क्यों करते हो इतनी? बोलो। जब बुधवार परमाणु अपने मन सबसे कम गति से कोई बताएगा उत्तर? एक प्रदेशी, बस। परमाणु होता है एक प्रदेशी, इसीलिए स्वभाव व्यंजन पर्याय एक प्रदेशी। अब मुझे बताइए पुद्गल में विवाह व्यंजन पर्याय क्या होगी? शायद आप नहीं बताएंगे, मुझे ही बताने पड़ेगा। इसमें भी 2 रेंज हम बनाएंगे, एक उत्कृष्टता की लिमिट, एक जगन्य की लिमिट, और इसके बीच में फिर रेंज निकल आएगी। आप जानते हो उत्कृष्ट विवाह व्यंजन पर्याय क्या है? एक ऐसा स्कंद है बच्चों जो पूरे लोक प्रमाण है, जिसे कहते हैं महास्कंद, लोकव्यापी महास्कंद होता है वो, 343 घनराजु का। तो विवाह व्यंजन पर्याय उत्कृष्ट वो होगी, वो दिखता नहीं अपने को आंखों से। और सबसे जघन्य विवाह व्यंजन पर्याय क्या होगी बच्चों? भैया मुझे आगे के प्रश्न चाहिए, नोटबुक लाना जरा। यहाँ तक क्रम से आया होऊंगा मैं? संभव नहीं ना। कोई बताएगा जगन्य विवाह व्यंजन पर्याय एक प्रदेश कैसे? क्योंकि स्कंद भी एक प्रदेश में समाहित हो सकते हैं, कुछ कुछ सूक्ष्म स्कंद, लेकिन वो विवाह व्यंजन पर्याय मानी जाएगी क्योंकि वह स्कंद का आकार है। मैं आगे बढ़ता हूं। कितने प्रश्न हुए आनंद? कुल अभी का पकड़ कर 8। मैं भी बता सकता हूँ एग्जैक्टली कितने हो गए, मैं आपको बता सकूंगा बाद में। मैं इतना याद नहीं रख रहा हूँ ना, फटाफट बोलते। आप मुझे बताइए बच्चों, सादी शांत कौन सी व्यंजन पर्याय है? सादी शांत क्या है मैं बता रहा हूं। सादी शांत वैसे आपने पहले तो सुना होगा। देखो 4 शब्द, अनादि, सादी, अनंत, शांत, 4 शब्द। अनादि, अब मैं देखो मैं मैथमेटिक्स में समझाता हूं जरा, ज्योमेट्री में। अब सेगमेंट जानते हो? सेगमेंट, लाइन जानते हो? रे जानते हो? और क्या चाहिए फिर मुझे? देखो एक सेगमेंट होती है, सेगमेंट, वो दोनों एंड्स उसके कन्फाइंड है, रेस्ट्रिक्टेड है। ये सादी भी है और शांत भी है, इसका स्टार्ट भी है और उसका एंड भी है, इसके आदि भी है, इसका अंत भी है। आदि के साथ सादी, अंत के साथ शांत। स एक प्रीफिक्स है जो सहित को दिखाता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? सादी शांत। नाउ लाइन को कंसिडर करिए आप, उसके आदि नहीं है, देयरफॉर अनादि, अंत नहीं है, अनंत, इसलिए एरो खींचे है उसके। सेकंड, एक सादी, शांत, अनादि, अनंत, चारों को मैंने समझा तो दिया, वैसे और कुछ समझाता हूं।
अभी एक रे कंसीडर करिए, रे ए पॉइंट फिक्स्ड कन्फाइंड, बी पॉइंट तक बात जाकर आगे एरो, इसे कहेंगे सादी अनंत, जिसकी शुरुआत तो हुई है बट अंत नहीं है उसका, सादी अनंत। सेकंड, एरो आपको एक काम करना है, आपको बी पॉइंट फिक्स करिए और उसके एरो ए पॉइंट के आगे एरो बना दीजिए, वो कहलाएगी अनादि शांत, जिसके आदि तो नहीं है लेकिन अंत तो है। 4 केसेस खड़ी हो गई आप सबके सामने। इस विधि से सादी मतलब जिसके आदि है, शांत मतलब जिसका अंत है, अनादि मतलब जिसके आदि नहीं है, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? गुड गुड गुड। ये तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, इसीलिए लाइन, सेगमेंट और एरो 3 चीजें पढ़ाई जाती है। उसका कारण और कुछ नहीं होता है। थोड़ा और पढ़े लिखे होंगे तो मैं और कुछ बोलता हूँ, वैसे मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादा, मैं चूक भी सकता हूँ। एक होता है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तय होती है, स्पीड में डायरेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, खतर छुट्टी। इसलिए वेक्टर के ऊपर सिर पर एक रेखा खींची जाती है ये दिखाने के लिए कि ये वेलोसिटी है। एनीवे छोड़ो नहीं सब किच किच को, मुझे तो आपको सादी, शांत, अनादि, अनंत ये चारों बातें बतानी। अब मुझे ये बताओ, जीव की कौन सी पर्याय सादी शांत है? सॉरी, जीव की इस शब्द को हटाओ, कौन सी व्यंजन पर्याय, यह प्रश्न मैंने पूछा था। मैं प्रश्न बदलना ठीक नहीं है, वो फॉर्म में ही चलने दो। कौन सी व्यंजन पर्याय सादी शांत है, ऐसा मैंने पूछा था। टिक टिक एक हिंट दे सकता हूं, जीव पुद्गल दोनों में बताना है आपको, इरेस्पेक्टिव ऑफ जीव पुद्गल के धर्म आकाश काल में तो बोलोगे क्या आप, वो बाद में देख लेंगे आप। आपको 6 द्रव्य में बताना। चलो 6 द्रव्य में कौन सी व्यंजन पर्याय सादी शांत होती है? बोलो अभय, बोलो बोलो बोलो। लाला, स्वभाव व्यंजन पर्याय सादी शांत होती तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये क्यों कहते हैं? स्वभाव पर्याय अनचेंजेबल होती है, वो बदलती नहीं है कभी भी, और जब शांत हो जाएगी तो वो तो खत्म हो जाएगी ना। फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बस आपको समझना जरूरी है। उत्तर बोलिए सोम जी। जीव में सिद्ध आकार, पुद्गल में परमाणु रूप, और धर्म में धर्म का आकार, लोक प्रमाण संख्या, अधर्म। बोलो। जीव का चारों गति और गति, वो स्टार्ट भी होती है और एंड भी होती है। मतलब जैसे अभी देव गति में तो उसका स्टार्ट होगा और एंड भी होगा। और पुद्गल में स्कंद होगा, क्योंकि वो बनता भी है और स्टार्ट भी होता है, और वो
परमाणु एंड भी हो जाता है, और बाकी चारों की तो विभव व्यंजन पर्याय पॉसिबल नहीं। कुछ कहना चाहोगे? जीव में सिद्ध पर्याय। जीव में सिद्ध पर्याय। देखो, सादी शांत व्यंजन पर्याय पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय सादी शांत है, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय सादी शांत है, क्योंकि शुरुआत भी होता है, अंत भी होता है। परमाणु हो गया, स्कंद बिखेर कर, फीजन होकर, टुकड़े होकर उसका परमाणु बन गया, तो अभी बना परमाणु। अभी इसका आकार स्वभाव व्यंजन पर है, सादी, तुरंत स्कंद बन गया, शांत। परमाणु का स्कंद हो, पुद्गल में स्कंद हो अथवा परमाणु, दोनों दशाएं सादी भी है, शांत, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता पुद्गल का। अभी परमाणु फिर स्कंद, फिर परमाणु फिर स्कंद, फिर परमाणु फिर स्कंद, फिर परमाणु फिर स्कंद, फिर परमाणु। इसीलिए उनकी विभाव व्यंजन पर्याय परमाणु हो अथवा स्कंद हो, ये विभाव व्यंजन पर्याय ही होती है। परमाणु हो अथवा स्कंद हो, उनकी व्यंजन पर्याय सादी शांत ही होती है। मतलब स्वभाव व्यंजन पर्याय भी सादी शांत, पुद्गल की मैं बात कर रहा हूं अभी, और विभाव व्यंजन पर्याय भी सादी शांत। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ग्रेट ग्रेट। जीव में क्या होगा उसकी मैं बात करता हूं। जीव में सादी शांत की पर्याय तो संभव नहीं है व्यंजन पर्याय में। हाँ, फिर एक नारक आकार, एक मनुष्य आकार, इसीलिए तो वो बता देंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मानना ये पड़ेगा कि मनुष्य में, जीव में अभव्यों की अपेक्षा विभाव व्यंजन पर्याय अनादि निधन है, और भव्यों की अपेक्षा विभाव व्यंजन पर्याय अनादि शांत है, क्योंकि भव्य एक दिन निर्वाण को प्राप्त होंगे तो विभाव व्यंजन पर्याय उनके खत्म हो जाएगी। लेकिन अभव्य कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते, इसलिए उनकी व्यंजन पर विभाव व्यंजन पर्याय बरकरार रहेगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ग्रेट। जीव अपेक्षा आपको ये लिखना है अरहंत। एक तो पुद्गल में लिख दिया सादी शांत का, दैट इज इनफ नाउ। जीव में आप ये लिखिए, ऐसे लिखिए, जीव की व्यंजन पर्याय अनादि निधन कौन सी होती है, अनादि शांत कौन सी होती है? ये प्रश्न के अंतर्गत आप लिखिए अभव्य की अनादि अनंत और भव्य की अनादि शांत। अभव्य की अनादि अनंत, भव्य की अनादि शांत, क्योंकि मुक्त तो होगा एक दिन, तो अंत तो होगा ना विभाव व्यंजन पर्याय का उसके। बोलो। अनादि निधन और अनादि अंत एक ही। हाँ, एक ही शब्द है। निधन मतलब ही अंत। निधन किसको कहते हैं? राम नाम। निधन इज अंत, अंत। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। बोलो। भव्य का आदि और अनादि और अंत। इनको सेटिस्फाई करो कोई। बोलो, पूरा बोलो लाइन। भव्य की विभाव व्यंजन पर्याय अनादि शांत है,
अभव्य की विभा व्यंजन पर्याय अनादि अनंत है। अभव्य उसे कहते जो संसार में था, है, बना रहेगा। इसका मतलब विवाह व्यंजन पर्याय थी, है, बनी रहेगी। लेकिन भव्य वो है जो एक दिन निकलेगा यहाँ से। जब निकलेगा तो विवाह व्यंजन पर्याय को सजा कर रखेगा गले में, वो तो हटा के चला जाएगा। सिद्ध आकार होगा उसका, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय की प्राप्ति होगी, तो विवाह व्यंजन पर्याय तो अंत होगा ना उसका। भले ही आदि नहीं थी उसके, अनादि से था विवाह व्यंजन पर्याय, बट उसका अंत हो जाएगा। गेटिंग? एनी मोर क्वेश्चन? तो यू आर वेलकम, ग्रैंड वेलकम। ठीक है। ओम नमः।